साल 1947 जिस साल हमारा अपना देश भारत आज़ाद हुआ, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान और वर्षों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। इस आज़ादी में कई स्वतंत्रता सेनानी के दिलों के अंदर आज़ादी की ज्वाला जलाने का काम किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को यह समझाने में सक्षम रहे थे कि आज़ादी मिलती नहीं, उसे छीननी पड़ती है। इस आज़ादी में जितना सहयोग हमारे राजनेताओं का है, उतना ही सहयोग आज़ाद हिंद फौज का भी है, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। इसका अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि जब क्लीमेंट रिचर्ड एटली, जो उस समय के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो आज़ादी के बाद भारत आए थे और उनसे पूछा गया था कि आपने तो अनाउंस किया था 30 जून 1948 को ब्रिटिश भारत छोड़ देगा और आपने वर्ल्ड वार 2 भी जीती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप 1 साल पहले ही 1947 में ही आज़ादी आपको देनी पड़ी। August 15, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. उन्होंने कहा था कि हमें आज़ादी तो देनी ही है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बनाई फौज, आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव के कारण हमारी ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीयों का विद्रोह हो रहा है, उसके कारण हमें जल्द ही भारत को आज़ादी देनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस ने कैसे बनाई आईएनए, क्यों इतना प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों को, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी। 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस के नेता डोमिनियन स्टेट के मत में जाने लगे थे, फेवर में जाने लगे थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इस अग्रेशन को कांग्रेसी नेता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से नेताजी कांग्रेस को इस्तीफा दे देते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। डोमिनियन स्टेट को समझ लेते हैं। डोमिनियन स्टेट एक ऐसा नियम था जिसमें सरकार आप बना सकते हैं, लेकिन चलाएगी उसे अंग्रेजी हुकूमत। टॉपिक पे वापस आते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस समय युद्ध पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था और कुछ देश गर्मियों के मौसम आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 1940 के शुरुआत में ही वर्ल्ड वार 2 पूरी तरह से शुरू हो गया था। वर्ल्ड वार 2 शुरू होने के कारण ही अंग्रेज़ों की फ़ौज को ज़रूरत पड़ने लगी। तो उस समय के ब्रिटिश इंडिया के जो ब्रिटिश गवर्नर थे, लॉर्ड लिंगथो, ने बिना किसी राजनेताओं या कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से पूछे ही ये अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया आर्मी भी वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश की ओर से लड़ने जाएगी। उस समय भारत के स्वतंत्रता सेनानी 2 भाग में बटे हुए थे। एक काफ़ी एग्रेशन विचार रखते थे, जो वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे थे। जो नॉर्मल विचार रखते थे, वो महात्मा गांधी की सपोर्ट में आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अभी ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वार 2 के कारण बहुत ही कमज़ोर है, अभी पहले जैसी क्रांति करने का एक अच्छा मौका है। लेकिन कई राजनेता कहते हैं कि ये सही नहीं है, सही समय नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा है। पैरेलल में राजनेता आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बंगाल चले जाते हैं, जो आज वेस्ट बंगाल में है। वहाँ जाने के बाद एक आंदोलन करते हैं, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार इन्हें जेल में डाल देती है। जेल जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार इन्हें घर में ही नज़रबंद करने का फैसला लेती है। नेताजी को लगने लगा था कि भारत में रह के कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें सोवियत यूनियन से किसी तरह बात की और 17 जनवरी 1941 को अपने भतीजे शिशिर की सहायता से बंगाल से निकलते हैं और धनबाद के गुम्मो स्टेशन से लाहौर के रास्ते होते हुए मॉस्को पहुंचते हैं। मॉस्को से सोवियत यूनियन जाते हैं, जो कि आज रसिया है। सोवियत यूनियन से मदद ना मिलने के कारण नेताजी अप्रैल 1941 में बर्लिन जाते हैं। वहाँ जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। वहाँ हेनरिच हिमलर, जो हिटलर के बहुत ही करीबी थे, उनकी सहायता से नाजी स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। नेताजी फ्री इंडिया सेंटर भी यहाँ बनाते हैं और आज़ाद हिंद रेडियो भी शुरू करते हैं, जिससे भारत के लोगों को संदेश देते हैं कि हमारी आज़ादी में जर्मनी भी हमारा साथ देगा। उस समय रेडियो में सुभाष चंद्र बोस संबोधित करते हैं कि आमी सुभाष बोलची, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ था कि जर्मनी कभी सोवियत संघ पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हिटलर सोवियत संघ के साथ अपना समझौता तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को लगने लगता है कि हिटलर कभी भी बदल सकता है।
was Hitler's promise to his then weary people, but he did not know the Russians. उसी समय जापान एशिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा था, बहुत ही पावरफुल कंट्री बनकर उभर रहा था। जर्मनी और जापान की अच्छी दोस्ती थी, तो नेताजी जापान के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और मई 1943 में जापान के लिए जर्मनी सबमरीन से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें जापान सबमरीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से टोक्यो पहुँच जाते हैं। उन्नीस में नेताजी बर्लिन से टोक्यो पहुंच चुके थे, लेकिन आईएनए की नींव कुछ सालों पहले रखी गई थी। जिस तरह जर्मनी ब्रिटिश को हरा के भारतीय मूल के सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया करता था, उसी तरह जापान भी ब्रिटिश कॉलोनी में ब्रिटिशों को हराकर ब्रिटिश में जो भारतीय सैनिक हैं उसे भी युद्धबंदी बना लिया करता था। इसके बाद जापान इंटेलिजेंस ऑफिसर ने प्रीवियस ऑफ वार के लिए सैनिकों को तैयार करने की जिम्मेवारी रासबिहारी बोस को दी थी, जो भारतीय मूल के थे। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसके अंदर 1941 में एक छोटा सा दल बनाया गया था, जिसका नाम आईएनए रखा गया था, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी में 45,000 सैनिकों को 1942 ईस्वी में शामिल किया जाता है, जिसकी कमान मोहन सिंह को दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मोहन सिंह को लगने लगता है कि जापान इस आर्मी को वैनगार्ड के रूप में यूज करेगा, जिसकी वजह से मोहन सिंह इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। वैनगार्ड के बारे में समझ लेते हैं। वैनगार्ड वैसे सैनिक होते हैं जो युद्ध में सबसे आगे लड़ते हैं, जिसको सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आईएनए बिखरने लगती है। रासबिहारी बोस को इस बात की चिंता होने लगती है। तब तक सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंच जाते हैं। 1943 में टोक्यो पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस रासबिहारी बोस से मिलते हैं। रासबिहारी बोस आईएनएल और आईएनए के कमांड सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस सैनिकों को संबोधित करते हैं और वहां से एक नारा देते हैं, दिल्ली चलो। इस समय तक जापान सिंगापुर पे अपना कब्जा कर लिया था और वर्मा में अपना कब्जा जमाना चाह रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी आर्मी के साथ वर्मा होते हुए नागालैंड तक पहुंच जाते हैं और सन 1944 में पहली बार अंग्रेजों को हराकर मणिपुर के मोरैग में आज़ाद हिंद का झंडा फहरा देते हैं। इधर जापान से अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन 1945 के शुरुआत में यूएस आर्मी जापान के काफ़ी सारी द्वीप को कब्जा कर लेती है और जापान पे बम गिराने लगती है, जिसकी वजह से जापान आईएनए को सपोर्ट करना बंद कर देता है और अपने सैनिकों को बुला लेता है। कुछ समय बाद यूएस जापान पे परमाणु बम गिराता है, जिसके कारण जापान पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। The force of the explosion was equivalent to 15,000 tons of TNT, pushing a mushroom cloud more than 18,000 meters into the atmosphere. Every building within a kilometer and a half of the epicenter effectively vaporized. Fires erased many of the structures that remained in more distant areas of the city. 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ताइवान से टोक्यो के लिए निकलते हैं एक प्राइवेट प्लेन से, जो कि कहा जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। जिसके बाद आईएनए पूरी तरह से कमांडर लेस हो गई, जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत आईएनए को ट्रायल्स करने लगी, जिसमें कहा जाने लगा कि आईएनए के लोगों ने राजद्रोह किया है और उसे फांसी दी जाएगी। ये 1945 के एंड तक हो रही थी, जिसमें मेनली 3 लोग थे, जो कि कर्नल प्रेम साइगल, मेजर जनरल शेख नवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह थे। 1946 के शुरुआत में इनका फैसला किया जाना था, जिसका विरोध कई CWC के नेता और महात्मा गांधी और राजनेताओं ने की थी। जिसके कारण हुआ ये कि जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, वो बगावत पे उतर आए और विद्रोह करने लगे, जिसकी वजह से इन्हें फांसी ना देकर इसे सज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से टूट गई और इस तरह आईएनए और नेताजी का अहम योगदान भारत की आज़ादी में रहा, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता है।